नमस्कार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 25,681 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 70 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मुंबई को अब फिर से डरा रहा है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटों में 3062 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। लेकिन लगता है कि लोग सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। मुंबई के कांदीवली लिंक रोड का मामला सामने आया है, जहां बिना मास्क का चालान काटने लेडी मार्शल को भारी पड़ा। बिना मास्क ऑटो पर सवार हो रही महिला ने फाइन मांगने पर बीएमसी मार्शल के साथ मार पिटाई और बदसलूकी शुरू कर दी। बहुत दुखद है इस तरह का बर्ताव। उधर मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में, जहां जनवरी में 2 दिन तक एक भी मामला सामने नहीं आया था, वहीं पर 24 घंटों के भीतर 30 नए मामले सामने आए हैं। सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं, इसलिए सिर्फ धारावी में बीएमसी के करीब 35 मार्शल तैनात किए गए हैं। अभी भी तुम्हारा मास्क नीचे है। नहीं, हमको भी मैंने बताया था कि मेरा मास्क बात करते समय नीचे जा रहा है। मैंने ये नहीं। एक तरफ तेजी से बढ़ते मामले तो दूसरी ओर लोगों से नियमों का पालन करवाने की जद्दोजहद। तस्वीरें 6.5 लाख की आबादी वाली झुग्गी धारावी की है। धारावी में बीते 24 घंटों में 30 कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल 33 केस 11 सितंबर को रिपोर्ट हुए थे। दिसंबर महीने से 30 से कम या फिर सिंगल डिजिट मामले रिपोर्ट हुए। दिसंबर के आखिर और जनवरी में 0 मामले दिखे। लेकिन धारावी ने कोविड मामलों में 19 दिनों में 35% बढ़ोतरी देखी है। पब्लिक मास्क ना लगाते नहीं, गाली देते हैं, मारते हैं। पुलिस सपोर्ट करती है तो पुलिस को भी हाथापाई करते हैं। ये देखिए मेरे सर को लग गया, ये चोट लगी है। कल के दिन है ना पकड़े थे तो उनके है ना चोट लग गई है। मैंने एग्री करा तभी फाइन दिया। अब देखिए ये भी भरी दोपहरी में लाइसेंस सर ने लिया है। सर ने लाइसेंस नहीं दे रहे मेरे। और आप बोले आप शाहनगर में आओ, हम दिखाते हैं। धारावी में करीब 1,70,000 बुजुर्ग आबादी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी अगले हफ्ते सिर्फ धारावी के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर रही है। ऐसा पहली बार होगा कि एक पूरे स्लम के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बने। एक एनजीओ के साथ मैंने टाइप किया है। उनको ये कहा कि आप और हम मिलकर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, कन्विंस करेंगे ताकि वो वैक्सीन दे, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो उनको फिर वहीं पे मतलब धारावी में ही हम उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होने के बाद में उसको चीट भी दी जाएगी कि कहाँ जाना है, आपको कब जाना है और कब जाकर वैक्सीन लेना है। तो इस वजह से उसमें निश्चित रूप से उनको भी वो भी सुरक्षित रहेंगे और कोविड पे नियंत्रण पाना हमको भी आसान हो जाएगा। सिर्फ धारावी ही नहीं, अगर इस वार्ड की बात करें जी नॉर्थ की, तो यहाँ पर माहिम इलाका जहाँ पर 31 केसेस, दादर इलाका जहाँ सबसे ज्यादा 41 केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। धारावी की छोटी छोटी बस्तियों में करोड़ों रुपए का बड़ा बड़ा कारोबार चलता है और एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से ये कारोबार ठप ना हो, सरकार इसलिए लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है। लेकिन मास्क और नियमों की सख्ती लोगों पर बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों की बदसलूकी और लापरवाही के कारण पुलिस प्रशासन की जो कोशिश है वो कमजोर पड़ती दिख रही है। मुंबई के धारावी से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। असम में पहले दौर के मतदान के लिए अब एक ही हफ्ता बचा है। इससे पहले चुनाव प्रचार में जबरदस्त तेजी आ गई है। कल प्रधानमंत्री ने करीमगंज में कैंपेन किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिन के आज दौरे पर हैं। इस बीच बीजेपी ने गुवाहाटी में शक्ति प्रदर्शन किया है। पूर्वोत्तर में बीजेपी के चाणक्य हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्चा भरने गए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर जमा हुए। इस चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के पर्चा भरने में इतनी भीड़ पहली बार जुटी है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की वजह से कुछ घंटों के लिए गुवाहाटी में सब कुछ थम गया।
ये भीड़ उस समय जुटी जब बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर्चा भरने जा रहे थे। उन्होंने जालकुबाड़ी सीट से पर्चा भरा है, जहां से वो पिछले 20 साल से जीत रहे हैं। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हम असम के लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं कि वो बीजेपी और एजेपी का जो गठबंधन है उसे जिताएं। जिस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्चा भरा, उसी दिन कभी उनके बॉस रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपर असम में चुनाव प्रचार शुरू किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी, जब मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने तरुण गोगोई के नाम को आगे बढ़ाया। वो 2 दिन असम के दौरे में हैं और वो अपर असम क्षेत्र में जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कैंपेन करेंगे। चबुआ में ये जो रैली हो रहा है, ये रैली एक ऐसे जगह में हो रहा है जहाँ पे कि चारों तरफ चाय के बगीचे हैं और इन चाय के बगीचों में जो मजदूर काम करते हैं वो असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। जो हमारे वोटर हैं उनसे कहना, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। बीजेपी का सरकार जो है उससे काम तो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ परेशान भी है लोगों का। उसी परेशान से मुक्त होने के लिए लोग अभी, यानी मैं भी साथ हूँ, कि देखना चाहता हूँ कि बीजेपी से कांग्रेस थोड़ा बेहतर चला सकता है कि नहीं। डिब्रूगढ़ से कैमरामैन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ईस्ट मिदनापुर के एगरा में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमले किए। तृणमूल के चुनावी नारे खेला होबे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कल के हमले का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को अयोग्य, भ्रष्टाचारी और दंगाबाज बताया। তাই খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, রান্না করতে করতে হাতা খুন্তি নিয়ে খেলা হবে, ভাই বোনেরা ফুটবল ক্রিকেট নিয়ে খেলা হবে, হাডুডুডু খেলা হবে, আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হবে, বিজেপিকে বোল্ড আউট করা হবে। তাহলে মনে রাখবেন, একটি ভোটও বিজেপিকে নয়। নো ভোট টু বিজেপি। সিপিএম কেও ভোট দেবেন না, কারণ সিপিএম আজকে হচ্ছে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির সবচেয়ে বড় বন্ধু। সরকার একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली करके ममता सरकार पर हमला बोला। ममता दीदी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है। नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। उधर तृणमूल नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इसमें तृणमूल के सांसद सौगत रॉय, यशवंत सिन्हा, सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेता शामिल थे। कहा कि वो ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच में प्रगति की जानकारी लेने मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचे थे और साथ ही पश्चिम बंगाल के पोलिंग बूथों पर 100 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री की तैनाती को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से बात की। उनका कहना था कि इससे मतदाताओं में डर की स्थिति पैदा होती है। साथ ही नेताओं ने वीवीपैट के भी 5% से ज्यादा कराने की मांग की। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पूरे 4 साल हो रहे हैं। सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, दावा किया कि 4 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी दुगनी हुई है। 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए गए, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स बनाए गए।
अगले साल इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता में कहा है कि कई गांव में सड़कें, स्कूल नहीं थे, उन्हें बनवाया गया, विकास का काम हुआ और कई आदिवासी इलाकों में वोटिंग का अधिकार नहीं था, जिस पर काम हुआ। दो 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था। न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए गए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दिल्ली के स्कूल कॉलेजों के छात्र आज सड़कों पर नजर आए। इस मार्च को फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संगठन की ओर से आयोजित किया गया, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम करते हैं। हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। पर्यावरण की रक्षा, देश की सुरक्षा, ये है संदेश इन बच्चों के जो सब आए हुए हैं आज दिल्ली के सड़कों पे। आईटीओ से लेके दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर जैसे आप देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं, आज आए हैं एक ही संदेश लेके, क्लाइमेट और पर्यावरण को लेके। ये मैसेज है उनका, एक क्लाइमेट स्ट्राइक है जिन्होंने उन्होंने बुलाया है। आज फ्राइडे है, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एक ग्रुप है जो क्लाइमेट को लेके, पर्यावरण को लेके बातचीत करती है, चर्चा करती है। हम जानेंगे सबसे इसी के बारे में कि आज यहाँ वो क्यों आए हैं, आखिर क्यों नौजवान युवक देश के आज सड़कों पे खड़े हुए पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं। आप हमें बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और क्लाइमेट के बारे में आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? मेरा नाम प्रणव काबा है और मैं सहारनपुर यूपी से आया हूँ। आप सहारनपुर से यहाँ आए हैं जी प्रोटेस्ट करने? मैं प्रोटेस्ट करने सहारनपुर से यहाँ आया हूँ एंड अभी मुझे वापस जाना था, लेकिन अब कोई ट्रेन नहीं है तो मुझे कल शाम को 4:15 बजे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी एंड तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। जलवायु परिवर्तन है वो कोई कल का इशू नहीं है, वो आज का इशू है। लोग आज भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं एंड कल भी होते हुए आएंगे। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जो इस देश के युवा हैं वो आज यहाँ सामने आए। आपका सबसे बड़ा नारा था पर्यावरण की रक्षा, देश की सुरक्षा, उसके बारे में जरा बताइए। अमेरिका की सरकार ने उनकी जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे पूछा कि उनके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा क्या है, तो उन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज। तो उसको मैं बता देता हूँ क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में हो रहा है और क्या कितनी फ्लड्स आ रही है, कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं बांग्लादेश से लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे उनके पास घर नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं जाएंगे। आपके पास अगर आपका घर डूब चुका है तो आप कहीं जाएंगे, आप पलायन करेंगे, चाहे वो अपने देश के अंदर करे या देश के बाहर करे। तो ये देश की सुरक्षा का भी मुद्दा है, हमें इसको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।